चलिए आज की क्लास में हम जनपद उधम सिंह नगर पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 2 डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं और ये जो डिस्कशन है उत्तराखंड जीके का ये डिटेल डिस्कशन है, ठीक है, जिसमें हम जिलावार हर एक चीज को अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले तो उधम सिंह नगर की जब बात करें तो उधम सिंह नगर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके लिए हम ये मैप देख लेते हैं। देखिए मैप में आपको उधम सिंह नगर दिखाई दे रहा होगा, नीचे पिंक कलर से आपको उधम सिंह नगर दिख रहा होगा ये लंबा सा। इसके एक और उत्तर प्रदेश है तो एक और नेपाल है, यानी कि एक इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है और एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। फिर अगर इसके नॉर्थ की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं तो आप क्या है, नैनीताल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक। उसका थोड़ा सा नॉर्थ से आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पे चंपावत है, राइट। और इसके एग्जैक्ट साउथ में तो उत्तर प्रदेश ही है और उसके एग्जैक्ट ईस्ट में क्या है, नेपाल है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। और अब इसके अंदर जो विशेष बातें हैं उसको हम पढ़ते हैं। देखिए उधम सिंह नगर का नाम तो ये आप सभी जानते होंगे कि अ, अमर शहीद सरदार उधम सिंह के नाम पर रखा गया है, ठीक। और श्री सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की गुनाहगारी, आपको शायद अगर आपको याद हो तो अ, मैं पढ़ा चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसके जो मेन अभियुक्त थे, जनरल डायर जो थे, वो उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था वापस, है ना। तो उनको मारने के लिए यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं और करीबन घटना के 21 साल बाद उनको ये मार पाते हैं, ठीक। तो ये देखिए कि कितना बड़ा इन्होंने बदला लिया था। तो उस बात को देख करके, इनकी वीरता को, इनके साहस को देखते हुए इस जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। इन्हें वहीं पेंटलविले जेल में 21 जुलाई 1940 के दिन फांसी दे दी गई थी और श्री सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को सुनाम पंजाब में हुआ था। तो फिलहाल आपके लिए उत्तराखंड जीके के लिहाज से सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि उधम सिंह नगर जिले का नाम उधम सिंह के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो मुख्य अभियुक्त थे, जनरल डायर, उनकी हत्या की थी सन 1940 में। मुख्यालय इसका रुद्रपुर है और पहले इस जिले को रुद्रपुर के नाम से जाना जाता था। इसके पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नैनीताल है और अगेन दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको इसकी भौगोलिक स्थिति मैप पे दिखा दी है। अगर आप उनको फिर से अगर जानना हो तो आप मैप देख सकते हैं, ठीक। इसका कुल क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या इसकी 16.35% उत्तराखंड की कुल जनसंख्या के 16.35% ये है, ठीक है। जनघनत्व 649 है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपका जनसंख्या इम्पोर्टेंट होती है आपकी, ठीक है ना। जनसंख्या की बात करें आप, साक्षरता को याद करें, साक्षरता भी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी जिले की। हालांकि इतना डिटेल तो पूछना संभव है नहीं आपके एग्जाम में। तहसीलें कितनी, देखिए तो 8 तहसीलें हैं। कल हमने अल्मोड़ा जिला पढ़ा था, कितनी तहसीलें थी बताइए जरा। काशीपुर, किस्सा, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, जसपुर और रुद्रपुर। उप तहसील नानकमत्ता है, याद रखना है आपको, नानकमत्ता इंपॉर्टेंट है आपका इस उधम सिंह नगर में, क्योंकि ये एक एसटी सीट भी है यहाँ से, ठीक है। विकास खंड की बात करें तो काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, जसपुर और रुद्रपुर, 7 विकास खंड यहाँ पर हैं, यानी कि ब्लॉक्स हैं। लिंगानुपात 920 है। मैंने आपको एक दिन बताया भी था, 3-4 दिन पहले जब डिस्कशन हमारा हो रहा था। आप जितना भावर की तरफ जाएंगे आपको लिंगानुपात कम दिखाई देगा और जितना आप पहाड़ की तरफ आएंगे लिंगानुपात आपको अधिक दिखाई देगा, ठीक है। आपने देखा भी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा हमने पढ़ा तो उन दोनों का ही लिंगानुपात 1000 से ज्यादा था, ठीक। विधानसभा सीटें इसमें 9 है कुल। विधानसभा सीटें भी याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, जसपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर। अब याद रखिएगा बाजपुर जो है एससी सीट है। अभी वर्तमान में वहां से विधायक कौन है, तो यशपाल आर्य जी वहां से विधायक हैं, ठीक है। और नानकमत्ता एसटी सीट है। नानकमत्ता से कौन है विधायक बताइए। संक्षिप्त इतिहास इसका है, 29 सितंबर 1995 को नैनीताल के मैदानी भाग, जिसमें भाबर और तराई शामिल था, को मिलाकर उधम सिंह नगर जिला बना दिया गया। तो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लगभग 25 साल पुराना इसका इतिहास है। और हाल ही में ये, पहले तो उसको रुद्रपुर नाम से आना जाता था, अब इसका नाम उधम सिंह नगर रख दिया गया है। प्राचीन गाथाओं में इस क्षेत्र का नाम 84
मॉल मिलता है और 84 कोस क्षेत्रफल होने के कारण इसका नाम 84 माल रखा गया था। मुस्लिम लेखकों ने इसे विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा भी दी है। इसी क्षेत्र का प्राचीन नाम मागध मिलता है, जिसका अर्थ रोग भूमि है। तराई भाबर को, फिलहाल इसमें आपको ये याद रखना है, प्राचीन गाथाओं वाला नाम 84 माल, ठीक है। तराई भाबर को महाल, मदेशिया या मड़ोक की माल भी कहते हैं। 1842 में तराई भाबर कुमाऊं जिले का भाग बना था। तराई को, कल मैंने आपको ये बताया था कि कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ था, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, वो इम्पोर्टेंट थे। हाँ, उसको आप लोग रिकॉल कीजिए और आंसर लिखिए आप चैट बॉक्स में भी। रूपचंद्र, ये रूपचंद्र देख रहे हैं ना आप, तो रूपचंद्र के नाम पर रुद्रपुर शहर का नाम पड़ा है, ठीक है। किस समय 84 माल के विभिन्न क्षेत्र एवं उनके तत्कालिक नाम क्या क्या थे देखिए। जसपुर का नाम था सहजगीर, काशीपुर का नाम था कोटा, बाजपुर का नाम था मुंडिया, रुद्रपुर का नाम था बोक्साड़, नानकमत्ता का नाम था बख्शी और विलहरी सरबना का नाम था चिंकी। जिसको नोट करिएगा आप, ठीक है, याद नहीं करिएगा, सिर्फ नोट कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एक बार पढ़ा होगा तो हो सकता है कि रिकॉल हो जाए एग्जाम में। टोडरमल के सहयोग से रूपचंद्र ने, टोडरमल कौन है आप जानते हैं ना, टोडरमल अकबर के 9 दरबारियों में से एक थे, ठीक है। सहयोग से रूपचंद्र ने 1588 से 89 को 84 मॉल अकबर से प्राप्त किया था। बोक्साड़ में एक रुद्रपुर नामक गांव बसाकर स्थायी किले का निर्माण रूपचंद्र ने ही किया और 1639 में कोटा के हकीम काशीनाथ अधिकारी ने नागन सती का बाग और काशीपुर नामक नगर बसाया, ठीक है। काशीपुर नामक नगर बसाने का श्रेय किसको आता है, काशीनाथ को आता है, काशीनाथ, ठीक है, याद रख लीजिएगा। फिर तो रुद्रपुर को बसाने का श्रेय जाता है रुद्रचंद्र को और काशीपुर बसाने का जाता है हाकिम काशीनाथ को, ठीक है। बाज बहादुर चंद ने मुंडिया में बाजपुर बसाया, तो बाजपुर नाम किसके नाम पर पड़ा है, बाज बहादुर के नाम पर। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज अभी अभी नोट कीजिए, पढ़ते पढ़ते इनको नोट करते हुए चलिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कई सारे कंटेंट ऐसे होंगे जो आपको उसी समय नोट करने हैं, ठीक है, और कई सारे ऐसे हैं जो आप बाद में नोट कर सकते हैं। तो देखिए, सहजगीर में राजमंत्री यशोधर जोशी ने जसपुर को बसाया था। किसने कौन सा शहर बसाया, ये प्लीज याद कर लीजिएगा आप लोग, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने काशीपुर क्षेत्र का गोविशाण या गोविशना नाम से किया था, ठीक है, काशीपुर का नाम, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। तराई क्षेत्र चंद्रकाल में नौलखिया माल कहलाता है और 1802 में संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में चला गया था। 1809 में काशीपुर में सर्जन रूथरफोर्ड ने भांग फैक्ट्री शुरू की थी, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 1870 में काशीपुर क्षेत्र तराई से जोड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप नोट करते हुए चलिए, जो नहीं है तो कोई बात नहीं। जिले के प्रमुख नगर या प्रमुख स्थल कौन कौन से देखिए। काशीपुर, काशीपुर कब बसाया गया, 1639 में। कब बसाया गया, इतना तो डीप आप वैसे भी याद करना संभव हो नहीं पाता है, बट किसने बसाया ये जरूर याद रखें आप, काशीनाथ ने बसाया था, ठीक। इसे उत्तराखंड में उद्योगों का काशी भी कहा जाता है, ठीक है। 1872 में यह नगर क्षेत्र बना। काशीनाथ अधिकारी के पुत्र शिवनाथ ने शिवनाथपुर नगर बसाया, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1745 में शिवदेव जोशी ने काशीपुर किला बनवाया था। काशीपुर का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो शिवदेव जोशी के द्वारा बनाया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। अंग्रेज इसे गोविंद नगर कहते थे। अंग्रेजों ने इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद नगर रखा था। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज इसको नोट कीजिएगा कि अंग्रेजों ने गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर काशीपुर को गोविंद नगर कहा है। 1915 में उदयराज हाई स्कूल तथा जगतवंती हाई स्कूल की स्थापना की गई। देश के कलस्तर के रूप में चुना गया पहला शहर था ये, ठीक है। राज्य के, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्लस्टर के रूप में चुना गया पहला शहर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जहां पर भी कोई घटना पहली होती है या प्रथम से उसका संबंध होता है उसको नोट कर लिया करो। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल स्थित है।
भेला नदी अथवा स्वर्णभद्रा नदी यहाँ पर बहती है। कौन सी नदी बहती है काशीपुर से होते हुए? तो स्वर्णभद्रा नदी, जिसको ढेला नदी भी कहा जाता है, ये यहाँ से बहती है। ठीक है। 1777 में काशीपुर के अधिकारी नंदराम ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया तथा 1801 में शिवपाल ने अंग्रेजों के सुपुत्र कर दिया। इन्हीं काशीपुर के राजकवि गुमानी पंत थे और 17 जुलाई 1837 को काशीपुर मुरादाबाद जिले में शामिल हो गया और 1944 में बाजपुर, काशीपुर, जसपुर नगरों को काशीपुर परगने के रूप में पुनर्गठित करके संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की तराई का मुख्यालय बना दिया गया। ये सारी बातें आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं नोट करेंगे तो बेहतर है। 1891 में नैनीताल तहसील को कुमाऊं जनपद में स्थानांतरित कर तराई को नैनीताल में मिला दिया गया। अब इतना तो डीप शायद नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुमाऊं जनपद में कब इसको मिलाया गया, इसे काशीपुर को। ठीक है। मुख्य आकर्षण क्या है यहाँ के? देखिए, गोविशाण का किला। गोविशाण का किला कहाँ है? काशीपुर में है। ये मुख्य आकर्षण है यहाँ का, काशीपुर शहर में। ठीक है। वेनसांग इसका जिक्र करता है और गोविशाण का अर्थ होता है गाय का सींग। प्राचीन समय में कपड़े, धातु एवं बर्तनों का मुख्य बाजार था। यहाँ पर प्राप्त सिक्कों के अनुसार दूसरी नदी तक ये क्षेत्र कुटिल शासकों के अधीन रहा होगा। ठीक है। यहाँ से प्रतिहार वंश के संबंधित विष्णु त्रिविक्रम विक्रम की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। विष्णु त्रिविक्रम की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। काशीपुर आएगा तो काशीपुर। ठीक है। बाकी गोविशाण के किले से। वर्तमान में इसे दिल्ली के संग्रहालय में रख दिया गया है। इसे इसके निकट ही भीमगढ़ा का टीला, बंशीवाला का टीला, खोखरी वाला का टीला, ललिता देवी मंदिर टीला, जागेश्वर मंदिर टीला आदि पाए जाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है इस पूरे में कि गोविशाण का जो किला है उसका जिक्र किसने किया है? तो ह्वेन सांग ने किया है। कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है। और गोविशाण का अर्थ क्या होता है? गाय के सिंह। बस इतना सा इंपॉर्टेंट आपका है। फिर है उज्जैन का किला, बाला सुंदरी मंदिर। द्रोण सागर के किनारे आधुनिक शैली का ज्वाला मंदिर स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर किस काल के सागर के किनारे स्थित है? द्रोण सागर को याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और इसे उज्जैनी देवी क्यों कहा जाता है? ठीक है। उज्जैनी गांव के नाम से, या फिर कहेंगे देवी के नाम से गांव का नाम पड़ा होगा। इसी ज्वाला देवी के मंदिर को बाला सुंदरी मंदिर भी कहते हैं, जो कि चंदों की कुल देवी मानी जाती थी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाला सुंदरी इसकी देवी थी तो चंदों की कुल देवी थी। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ चैत का मेला भी लगता है। ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ उत्तराखंड का बहुत बार, समूह ग में और अपर पीसेस या लोअर पीसेस दोनों में ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चैत्र का मेला कहाँ लगता है, तो नोट कर लीजिएगा इसको आप। काशीपुर में लगता है। ओके। और काशीपुर में भी कहाँ पर लगता है? विशेषकर द्रोण सागर के तट पर ज्वाला देवी के मंदिर पर। ठीक है। इसे चैत्र का मेला कहते हैं। चैती मतलब चैत्र का मेला, चैत्र का महीना आने वाला ना अभी। इस मंदिर के समीप ही भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, नागनाथ और जगेश्वर का मंदिर भी है। उक्त मंदिर के निकट ही असाध्य रोगों का उपचारार्थ प्रसिद्ध खुजली देवी मंदिर भी है। ठीक है। खुजली देवी मंदिर का संबंध किससे है? असाध्य रोगों के उपचार से संबंधित है। नोट कर लीजिए इसको कि बाला सुंदरी मंदिर के निकट ही असाध्य रोगों को उपचार करने के लिए खुजली देवी मंदिर भी है। फिर है मोटेश्वर महादेव मंदिर। भीमशंकर महादेव के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसे ऋषिताल या चामुंडा मंदिर भी कहा जाता है। फिर है गिरी सरोवर। काशीपुर बस अड्डे के निकट ही रामनगर रोड पर ये स्थित है। ये हम काशीपुर शहर की बात कर रहे थे अभी तक। अब हम आएंगे रुद्र रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर किसके द्वारा बसाया गया है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा इसको आप। रुद्रपुर रुद्रचंद्र द्वारा बसाया गया है और इसे नैनीताल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वैसे नैनीताल का प्रवेश द्वार, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं बताइए? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कोटा बाग को कहते हैं, काठगोदाम को बोलते हैं। हाँ। ठीक है। चलिए, गुड। तो
ऐसे ही नैनीताल का प्रवेश द्वार, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये तो अपने मन से लिख दिया होगा राइटर ने, ठीक है। नैनीताल का प्रवेश द्वार ऐसा कुछ साक्षी कुछ नहीं है, ऐसा ना कोई प्रमाणिक है। हाँ, काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, उसका कारण ये है कि पहले के समय में जो अंग्रेज थे वो ट्रेन से ज्यादा सफर किया करते थे, तो ट्रेन जो है आपकी अंतिम रूट जो उसका है काठगोदाम है, काठगोदाम के बाद फिर ठीक है पूरा कुमाऊं क्षेत्र पड़ जाता है प्रॉपर, जिसे हम बोलते हैं कुमाऊं। इससे नीचे तो पूरा भाबर तराई का क्षेत्र है, तो इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो जैसे रुद्रपुर से हल्द्वानी नैनीताल जाने का रास्ता है, तो रामनगर से भी है ना, बाजपुर से भी है, तो सभी थोड़ी हो जाएंगे नैनीताल का प्रवेश द्वार। तो बोक्सा जनजाति के, ये इसको नोट मत करना, ये बेकार है। बोक्सा जनजाति के आदि निवासियों के कारण बोक्साड़ प्राचीन नाम है इसका, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि रुद्रपुर में कौन सी जनजाति की अधिकता है, बोक्सा जनजाति की अधिकता है, ठीक है। इसी की वजह से इसको पहले बोक्साड़ कहा गया होगा। 1824 में बिशप हैपर ने छोटे गांव के रूप में इसका जिक्र किया है। रुद्रपुर की लड़ाई 1744 में रोहिलो तथा चंदों के मध्य लड़ी गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि रुद्रपुर की लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी, नोट कर लीजिए इसको आप। रुद्रपुर की लड़ाई या रुद्रपुर का युद्ध जो है 1744 डैश रोहिलो बनाम चंद, ठीक है। और चंदू की तरफ से कौन थे, शिवदत्त जोशी। 1837 में रुद्रपुर रोहिलखंड के अधीन रखा गया। और रोहिलखंड कहाँ है बताइए आप लोगों को, बरेली का जो क्षेत्र रोहिलखंड के अंतर्गत आता है। 1848 में कुमाऊं डिविजरी के अधीन ये आ गया। 1984 के बाद सिख चरमपंथियों ने तराई में शरण ली, ठीक है। 84 में जो दंगे हुए थे, जो क्या बोलते हैं पंजाब में, है ना, उसके बाद कई सारे सिख जो थे वो यहाँ आ गए थे, ठीक है, भाग करवा से। 1991 में रुद्रपुर में एक बम ब्लास्ट भी हुआ है, ये भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ कल्याणी नदी बहती, कौन सी नदी बहती है ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज मिलती बहुत मुश्किल से है, तो नोट कर लीजिए। रुद्रपुर में बहने वाली नदी का नाम क्या है, कल्याणी नदी है। रुद्रपुर में बहने वाली नदी का नाम कल्याणी नदी है। आप नोट जरूर कीजिएगा, है नोट्स बनाइएगा, मैं आप लोगों से मांगूंगा नोट्स फोटो खींच करके, अगर नहीं बनाओगे तो प्रूफ के लिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता ना, पढ़ने के हम भूल जाएंगे। अब इतना सारा कंटेंट है, आपको पीडीएफ भेज भी दूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं ना उसका, भेज तो रही हूँ मैं, हालांकि कितना पढ़ोगे उसमें, तो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही है उनको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम नानक गुप्ता की तरफ। तो रुद्रपुर में क्या इंपॉर्टेंट है देखा आपने, एक तो इसका नाम क्यों रखा गया था, दूसरा इसकी लड़ाई कब हुई थी, और तीसरा कि यहाँ पर कौन सी नदी बहती, बस तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नानक मत्ता का पुराना नाम बख्शी या बख्शी, तपेड़ा तथा सिद्धतमा आदि है। संभवतः विद्रोही खड़कू हरक सिंह का पीछा करती हुई तुर्क सेना के बख्शी के पड़ाव के कारण इसका नाम बख्शी पड़ा होगा। 1508 में तीसरी उदासी कैलाश यात्रा के समय गुरु नानक देव जी नानकमत्ता आए थे, ये याद रखना। नानक गुरु नानक देव जिनके नाम पे नानकमत्ता पड़ा है, वो कब आए थे नानकमत्ता, 1508 में। तो 1508 में गुरु नानक देव के नानकमत्ता आने के बाद फिर अब इसका नाम नानकमत्ता पड़ा है, ठीक है। इसकी स्मृति में बीदर महाराष्ट्र में नानक शीर एवं गुरुद्वारा बना, बाद में तराई में भी गुरुद्वारा बनाया गया। नानकमत्ता नाम पढ़ने से पूर्व यह सिद्धमता कहलाता था, लिखो नाम, इसके प्राचीन नाम लिखो, प्राचीन नाम लिखो, बख्शी, पक्षी और सिद्धमता, ठीक है। नानकमत्ता जब तक नाम नहीं पड़ा था तो इसको सिद्धमता कहते थे, ठीक है। यहाँ पर गोरखनाथ जी के शिष्यों का निवास स्थान भी था। और ऐसा माना जाता है, अब क्या सच है क्या झूठ है कुछ नहीं कह सकते इसमें, कि नानक देव जी ने जब अपना आसन इस क्षेत्र में लगाया था नानकमत्ता में, तो वहां पर एक पीपल का वृक्ष था जो कि सूखा हुआ था, फिर वो हरा हो गया, ऐसा कहते हैं, ठीक। इसी पीपल वृक्ष को पंजा साहिब कहा जाता है, ठीक है। यहाँ दीपावली के मेले का आयोजन होता है। प्रमुख आकर्षण क्या है इसका, दूध वाला कुआं, इसे याद करिएगा आप, दूध वाला कुआं ये पूछ सकता है, हाँ? दूध वाला कुआं कहाँ है, नानकमत्ता में, ठीक है। दूध वाला कुआं कहाँ है, नानकमत्ता में। सिद्धों ने योग शक्ति से जब पूरे क्षेत्र में के गाय भैंसों का दूध सुखा दिया, तब 36 प्रकार के भोजन के लिए गुरु नानक जी ने से मांग की। श्री गुरुजी ने एक कटोरा पानी कुएं से निकाला, जो दूध था
आज भी यहाँ से कच्चे दूध की महक आती है, ऐसा कहते हैं, और इसी को नानक सागर कहते हैं। और नानक सागर किसमें बना हुआ है आपका? नंदौर नदी में बना हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, नानक सागर किस नदी पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नंदौर नदी पर बना है। नंदौर नदी कहाँ से निकलती है आपको पता है ना? ये जो हल्द्वानी रहने वाले होंगे आपको पता है, गौलापार का चोरीला क्षेत्र जो है वहां पर नंदौर नदी बहती है, और उसी के नाम से नंदौर अभ्यारण्य भी बनाया जा रहा है। ठीक है, बाजपुर, तो नानक सागर पढ़ लिया हमने। नानक सागर में क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो इसका नाम पहले क्या था? सिद्धमता था। ठीक है, पक्षी था। दूसरा कि नानक देव कब आए थे यहाँ पर? तो 1508 में आए थे। ठीक है, कैलाश यात्रा करने के उद्देश्य से। और तीसरी बात कि जो नानक सागर है वो किस नदी पर है? नंदौर नदी पर है। बाजपुर घुमा नदी के किनारे है। ठीक है, बाजपुर किस नदी के किनारे है? घुमा। रुद्रपुर किसके किनारे था आपका? कल्याणी नदी के किनारे। याद रखना है, रुद्रपुर किसके किनारे था? कल्याणी नदी के किनारे है। और बाजपुर किसके नदी के किनारे है? तो घुमा नदी के किनारे। ठीक, बाज बहादुर चंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसका नाम बाजपुर रखा गया। पहले इसका नाम मुंडिया या सफा खाना था। बाज बहादुर चंद के चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में, इंपोर्टेंट नहीं है। जसपुर अकबर के समय शाह जाफर नाम से प्रसिद्ध था। प्राचीन नाम इसका सहजगीर, और 1481 में कीर्ति चंद ने किला बनाकर कीर्ति नगर इसका नाम रखा। 3 अक्टूबर 1968 को इसे नगरपालिका बनाया गया। और पंचमुखी महादेव यहाँ पर है, हिडिंबा देवी मंदिर है यहाँ पर, और श्री ठाकुर मंदिर यहाँ पर है। तो तीनों नाम याद कर लेना आप। हालांकि ये तो और जगह भी है हिडिंबा देवी मंदिर। तो पंचमुखी मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर, और श्री ठाकुर मंदिर। ठीक है, खटीमा, खटीमा कहाँ है आपका? पता होगा आप लोगों को, आप गए होंगे। नानक बत्ता से थोड़ा आगे आकर के खटीमा पड़ता है आपका। ठीक है, तो खटीमा थारू जनजाति के कारण इसको थड़वाट कहा जाता था। लिख लीजिएगा, थड़वाट। थारू जनजाति की अधिकता होने के कारण इसको थड़वाट के नाम से भी जाना जाता था। और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक है। ओके, और खटीमा की जो सीमाएं हैं वो सीधा नेपाल से लगती हैं। प्रमुख आकर्षण क्या है इसका? वनखंडी मंदिर और चक्करपुर का मेला। ठीक है, चक्करपुर का मेला जरूर लिखिएगा आप इसमें। खटीमा से थोड़ा सा पहले वो बाद में आपका छतरपुर पड़ता है, और यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो ये इसकी विशेषता है। अगर आप लोगों को पता है छतरपुर खटीमा के क्षेत्र में पड़ता है तो याद करने की जरूरत नहीं है। राइट, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा इसको। झनकैया का मेला, लोहिया हेड डैम, और भारामल बाबा मंदिर। बग्गा में 1925 में शारदा नहर की खुदाई से इसके महत्व का पता चलता है। 1937 में इसकी समाधि स्थापित की गई थी। लाल कोठी में उत्तरायणी कौतिक प्रसिद्ध है, और गोरख नाला गुफा तथा सनिया नाला गुफा। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वनखंडी मंदिर और छतरपुर मेला याद कर लीजिएगा, काफी है। ये भी इंपोर्टेंट हो सकता है सबका, भारामल बाबा मंदिर। देहवा नदी व प्रवीण नदी। ठीक है, किच्छा पर आते हैं, चलिए हम। प्राचीन नाम किच्छा का है बिलारी, किलपुरी या दरऊ। कहाँ पर है किच्छा? आपको पता ही होगा। हल्द्वानी से लालकुआं होते हुए जाएंगे तो आप बहेड़ी पहुंचने से पहले किच्छा पड़ेगा आपका। ठीक है, और किच्छा के बाद फिर सीधा यूपी का बॉर्डर पड़ जाता है। पूर्व में इसकी गौला नदी है, और इस तरह से हम कह सकते हैं किच्छा जो है वो गौला नदी के किनारे बसा हुआ है। हल्द्वानी भी गौला नदी के किनारे बसा है। ठीक है, किच्छा के अंतिम नवाब सरफ्तार खां के पूर्वज अमीर खां एवं उनके बेटे सयादत यार खां को अंग्रेजों द्वारा वीरभट्टी नैनीताल में फांसी लटका दिया। वीरभट्टी पता है आपको? वहां पर है, बताओ। बबीता को बताओ, बबीता नैनीताल रहती है। हाँ, बबीता नैनीताल रहती है, बाकी जो नहीं रहते हैं बताता हूँ आपको। जब नैनीताल जाते हैं आप तो जोलीकोट का रास्ता पड़ता है, उससे नैनीताल का रोड पड़ता है, और एक रोड पड़ता है आपका थोड़ा सा अल्मोड़ा की तरफ का। तो थोड़ा सा इस रोड में आगे आगे गेठिया वाला रेट क्षेत्र है वो, यहाँ से ऊपर को पड़ता है एक रास्ता, छोटा सा पतला सा, उसे बोलते हैं वीरभट्टी। ठीक है, चलिए। यहाँ गोविंद बल्लभ पंत चीनी मिल है। तो इम्पोर्टेंट बस यहाँ पर इसमें सिर्फ इतना है कि गोविंद बल्लभ पंत चीनी मिल यहाँ पर है,
और दूसरा ये गोला नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। जनपद के प्रमुख व्यक्ति कौन है? कौन से? उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख व्यक्तियों की बात की जा रही है। गोविंद वल्लभ पंत सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनका जन्म 10 सितंबर, ये तो आपके इतिहास में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, 10 सितंबर 1887 को खूद गांव में हुआ था। हिमालय पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। लिखा? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उस समय का उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रथम, अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, हाँ, याद रखना है। 1946 से 54 लिखा हुआ है, मतलब आजादी के बाद से लेकर के 1954 तक ये उसके मुख्यमंत्री रहे, ऐसा। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रथम गदबा कुंज बिहारी का लड़ा गया, इंपोर्टेंट नहीं है। अभी इंपोर्टेंट क्या है गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में कि ये हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, और दूसरा कि ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। 1914 में काशी नगरी प्रचारिणी सभा की शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना इन्होंने की, और 1914 में ही उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना की, भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1918 काशीपुर में खद्दर आश्रम तथा विधवा आश्रम की स्थापना इन्होंने की, तो ये रख लीजिएगा आप याद। काशीपुर में प्रेम सभा, खद्दर आश्रम, विधवा आश्रम, ठीक है, आदि की इन्होंने स्थापना की। फिर अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के सदस्य बने ये, ठीक है, 1934 में। 1937 में इनके नेतृत्व में संयुक्त प्रांत के में मंत्रिमंडल का सृजन भी हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत रत्न भी इनको मिला है, जो कि 1957 में मिला है। तो गोविंद वल्लभ पंत जी को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक। 55 से 61 के बीच में देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और दूसरे कौन बने फिर? गोविंद वल्लभ पंत जी बने। ठीक है। न्यायालय में खद्दर का सफेद टोपी उतारने को कहने पर इन्होंने कहा था, मैं न्यायालय के बाहर जा सकता हूँ लेकिन ये सफेद टोपी नहीं उतार सकता। ठीक है। करमचंद सिंह बाबा ये दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए गोविंद वल्लभ पंत जी हो गए, इसको तो आप याद कर ही लीजिएगा। फिर करमचंद सिंह बाबा, देखो क्या इंपॉर्टेंट है इनका, कि उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक, अच्छा, केसी बाबा तो है ये, ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा केसी बाबा का नाम, ये सांसद भी रहे हैं कई बार, राइट। तो केसी बाबा जो हैं वो एथलीट थे, भारोत्तोलन में इनका काफी अपना नाम था, और अंतर्राष्ट्रीय पहचान इन्होंने दिलवाई थी उत्तराखंड को भारोत्तोलन में। ठीक है। 1984 में इंडोनेशिया में भारत के लिए 1 रजत 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते थे। 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं ये, और 1979 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी रहे हैं। नैनीताल सीट से 2004 में ये सांसद चुने गए। ठीक है। फिर है फैयाज अहमद अंसारी, ये भी भारोत्तोलन में है। स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। लिख लीजिएगा, फैयाज अहमद अंसारी, इन्हें स्ट्रॉन्ग बॉय या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका खिताब इनको दिया गया था। ठीक है। चलिए, फिर है जगजीत सिंह, ये भी भारोत्तोलन में है। ठीक है। फिर गीता रंजन कपूर, टेबल टेनिस, स्टॉकहोम में विश्व कप वेटरन्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व, क्या इंपोर्टेंट नहीं है। पुलिन कुमार विश्वास, इंपोर्टेंट नहीं है इतना। फिर सिप्ते नबी, समाज सेवी हैं, ये भी इतने इंपोर्टेंट नहीं है। और इनमें आप सिप्ते नबी में ये इंपोर्टेंट करते हैं, दरगाह से रोजगार की ओर, ठीक है, दरगाह से रोजगार की ओर नामक विशेष पहल इनके द्वारा की गई थी। ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो सकता है, बाकी तो इंपोर्टेंट नहीं है। इंद्रासन सिंह, इनके संबंध में कुछ ऐसा खास नहीं है। देखो, इन्होंने धान की नई प्रजाति की खोज की थी, जो बाद में इसका नाम से इंद्रासन प्रजाति पड़ा है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है। ये पॉइंट इनके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा कि इंद्रासन सिंह
के नाम पर ही धान की एक प्रजाति का नाम इंद्रासन प्रजाति रखा गया है, जिसको इनके द्वारा ही खोजा गया था। नोट कर लीजिए आप। ठीक है, लिख लीजिएगा। इंद्रासन सिंह को जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये। इंद्रासन सिंह, ठीक है। धान की एक प्रजाति की खोज करने के बाद इनके नाम पर उस प्रजाति का नाम इंद्रासन प्रजाति रखा गया है। ठीक है, और 2005 में अब्दुल कलाम द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था। प्रियंका चौधरी बॉक्सर है, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ज्यादा। बल्ली सिंह चीमा साहित्यकार हैं, अमृतसर में इनका जन्म हुआ है, इनकलाबी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कुछ विशेष इनके संबंध में दिख नहीं रहा जो इम्पोर्टेंट हो। जनपद के प्रमुख मंदिर देखिए आप। अटारिया देवी मंदिर, अटारिया देवी मंदिर, दूधिया मंदिर, बस मंदिरों के नाम नोट कर लीजिए। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम पूरा बताइए आप लोगों को। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है, ठीक है, पंतनगर भी इनके नाम पर बसा है पूरा। और भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, IIM काशीपुर में है, ये नोट कर लीजिएगा आप। काशीपुर IIM देश का 13वां IIM है, देश का 13वां IIM है, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उत्तराखंड ग्राम विकास तथा पंचायती राज विकास संस्थान। जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं देखो। चैत्र का मेला, ठीक है, झारखंडेश्वर मेला, भादो मेला, सवरपीर मेला, बलमिया मेला, सीतावनी मेला। सीतावनी मेला इंपॉर्टेंट है देखो, चैती मेला इंपॉर्टेंट है, सीतावनी मेला इंपॉर्टेंट है, घाट मेला इंपॉर्टेंट है, अटरिया मेला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी तो कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट मेला इसमें नहीं है। जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी देखो। जिले की प्रमुख नदियां था डैम, तापका नदी है सबसे इंपॉर्टेंट, नंदौर नदी है, बाकरा शाकरा नदी, बोर नदी, ढेला नदी, ठीक है। और पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। इसके बाद प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं, तो जन जागृति, बिगुल, चौराह, लोकतंत्र, दशानन, तराई टाइम्स, किसान भारती और कुमाऊं एक्सप्रेस। कुमाऊं एक्सप्रेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कुमाऊं एक्सप्रेस श्याम सुंदर तिवारी द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा उधम सिंह नगर का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हम उत्तरकाशी ही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, जो आपने नोट किया होगा एक बार अच्छे से, कुछ पूछना होगा पूछ लीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं अभी भेज रहा हूँ, राइट, पढ़ लीजिए 5 मिनट में, फिर हम उत्तरकाशी स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। कहीं जाइएगा नहीं आप लोग, हाँ, यहीं बने रहिएगा।